जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे उस वीरांगना की जिसने सैंडर्स वध के बाद कलकत्ता में क्रांतिकारियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के रहने की व्यवस्था की, जिसने अपने खून से तिलक लगाकर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए भेजा, जिसने विवाह के लिए पिता द्वारा दिया गया सारा सोना क्रांति यज्ञ में समिधा बनाकर समर्पित कर दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुशीला दीदी की। 13 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि थी। तो आज याद करेंगे, आज बात करेंगे मां भारती की, उस वीर तपस्विनी बेटी की जिसने सारा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया, पर शायद भारतवासियों ने उसे भुला दिया। सुशीला का जन्म हुआ था 5 मार्च 1905 को उस समय के पंजाब के गुजरात जिले के दत्तोचूहड़ गांव में। वे 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। भारत में गुजरात प्रांत है, वहीं पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में गुजरात नाम का एक जिला है। सुशीला का जन्म, जैसे मैंने कहा, 5 मार्च 1905 को हुआ और भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को। तो सुशीला दीदी भगत सिंह से लगभग 2.5 साल बड़ी थी। सुशीला के पिता थे डॉक्टर करमचंद, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे और वर्ष 1927 में रिटायर हुए। वे आर्य समाजी थे और पक्के राष्ट्रभक्त थे। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि देने की निर्णय लिया, लेकिन डॉक्टर करमचंद ने इससे इनकार कर दिया था। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था डीएवी स्कूल्स में की थी, जहां राष्ट्रीयता का भाव बड़ा प्रबल रहता था। हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में नृशंस जनसंहार किया। यही नहीं, उन दिनों पंजाब के कई शहरों में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाकर लोगों पर भारी अत्याचार किए थे। गुजरांवाला शहर पर हवाई जहाजों से बम गिराए थे। इसके बाद गांधी जी गुजरांवाला गए। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी पहनने का आह्वान किया। सुशीला उस समय केवल 14 वर्ष की थी, पर वे गांधी जी से बहुत प्रभावित हुई और अपनी सोने की अंगूठी उन्हें भेंट कर दी। उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया और जीवन पर्यंत खादी पहनती रही, सिवाय तब के जब वेश बदलकर वे भूमिगत रही। वर्ष 1921 में सुशीला ने कन्या महाविद्यालय जालंधर में दाखिला लिया। यह प्रतिष्ठित महाविद्यालय वर्ष 1886 में आर्य समाजी लाला देवराज ने नन्ही नन्ही कन्याओं के साथ शुरू किया था। आगे चलकर यह विद्या का मंदिर न केवल लड़कियों की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना, बल्कि राष्ट्र सेवा के संस्कारों की नर्सरी भी बना। यहां बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के भी पावन चरण पड़े। 2 साल पहले मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला और मैंने वहां के वातावरण में अलग ही दिव्यता का अनुभव किया। जिन दिनों सुशीला वहां पढ़ रही थी, तब कुमारी लज्जावती वहां प्रिंसिपल हुआ करती थी। कुमारी लज्जावती भी क्रांतिकारियों के संपर्क में थी। भगत सिंह डिफेंस कमेटी से भी जुड़ी थी। सुशीला बहुत अच्छी गीत कविताएं लिखती थी और गाती भी थी। एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास कन्या महाविद्यालय जालंधर आए। सुशीला ने इतनी भावपूर्ण कविता पढ़ी कि देशबंधु चित्तरंजन दास अपने आंसू नहीं रोक सके। लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी पर सुशीला द्वारा लिखा गया गीत पंजाब भर में गाया जाता था। दोस्तों, जब सुशीला के पिता को बेटी की गतिविधियों की जानकारी हुई, तो उन्होंने पत्र लिखकर सुशीला से कहा कि ऐसी गतिविधियों से दूर रहो जिनसे उनकी आर्मी की नौकरी पर आंच आती हो। देखिए, वे भी देशभक्त थे, लेकिन आर्मी की सेवा में थे, तो इस बात की चिंता भी सताती थी कि बेटी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुकी है, तो उससे परेशानी हो सकती है उनको। लेकिन सुशीला ने अपने पिता को उत्तर में लिखा कि अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटने की अपेक्षा घर छोड़ना पसंद करूंगी, और फिर अगले 2 साल तक वे घर नहीं गई। जिस दिन काकोरी केस का फैसला आया, सुशीला को पता चला कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये सुनकर वे बेहोश हो गई और पहला पेपर कंप्लीट नहीं कर सकी। सुशीला तब तक क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुकी थी।
वर्ष 1926 में देहरादून में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में जहां कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आई थीं, वहीं लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र भी थे। ये वही कॉलेज था जहां भगत सिंह भी पढ़ा करते थे, पर उसमें भगत सिंह उस कॉलेज को छोड़ चुके थे। छात्रों का एक दूसरे से परिचय हुआ, देहरादून में विचार विमर्श भी हुआ। पंडित चेतराम, जो लाहौर के नेशनल कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने छात्राओं के बीच सेतु की भूमिका निभाई थी। सभी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा हेतु समर्पण करने का निश्चय किया। उसी सम्मेलन में सुशीला का परिचय क्रांतिवीर भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा देवी से हुआ। सुशीला ने भगवती चरण को अपना भाई बना लिया और इस तरह सुशीला दीदी बन गई और दुर्गा देवी दुर्गा भाभी। फिर तो हमेशा हमेशा के लिए क्रांतिकारियों के लिए वो सुशीला दीदी और दूसरी दुर्गा भाभी हो गई। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सुशीला दीदी ने 1 साल तक कन्या महाविद्यालय को अपनी सेवाएं दी, पर क्रांतिकारियों के साथ निकट संबंध बना रहा। भगवती चरण ने सुशीला दीदी का परिचय नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार से कराया। जयचंद्र विद्यालंकार ने कहा कि काकोरी के क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की कोशिश के लिए धन की आवश्यकता है। सुशीला दीदी ने वो 10 तोला सोना उन्हें दे दिया जो सुशीला के पिता ने अपनी बेटी को उसकी शादी के लिए दिया था। अगली बड़ी घटना घटती है तब जब सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता पहुंचते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था की थी सुशीला दीदी ने। कलकत्ता में सेठ छाजूराम रहते थे, जो मूलतः हरियाणा के थे। हरियाणा में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सुशीला दीदी उनकी बेटी सावित्री को पढ़ाती थी और उनकी बड़ी हवेली में ही रहती थी। सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा वर्ष 1965 में लिखी पुस्तक दीदी सुशीला मोहन में सुशीला दीदी ने अपने इंटरव्यू में बताया था, कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। सैंडर्स वध से पहले श्री भगवती चरण कलकत्ता में मेरे घर पर आ गए थे। वे बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क करना चाहते थे। मुझे दुर्गा भाभी का टेलीग्राम मिला कि वे अपने भाई के साथ कलकत्ता आ रही थीं। मैं उस टेलीग्राम के बारे में कुछ नहीं समझ पाई, पर भाई भगवती चरण तुरंत समझ गए कि दुर्गा जी सरदार भगत सिंह के साथ आ रही थीं। मैंने यहां उनके रहने की व्यवस्था की। हम उन्हें लेने स्टेशन पर गए। भाई भगवती ने सरदार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि दाढ़ी और बाल काट रखे थे और उन्होंने अंग्रेजी कपड़े पहने थे। मैं उन्हें तुरंत नहीं पहचान सकी। हम एक दूसरे के गले मिले और फिर मैं सबको सेठ छाजूराम के घर ले आई। भगत सिंह कलकत्ता में मेरे घर पर रहे और भाई भगवती चरण दुर्गा भाभी के साथ लाहौर लौट गए। सुशीला दीदी ने सेठ छाजूराम की पत्नी लक्ष्मी देवी को भगत सिंह के बारे में सब बता दिया था, लेकिन लक्ष्मी देवी ने किसी भी बुरे अंजाम की परवाह किए बगैर भगत सिंह को अपने घर पर रखने की हिम्मत दिखाई थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके थे। उसी दिन सुबह सेंट्रल असेंबली में जाने से पहले भगत सिंह कुदेसिया पार्क गए थे दिल्ली में, जहां सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी उनका इंतजार कर रहे थे। लाहौर से दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी उनके लिए खाना बनाकर लाई थी। उन्हें बस इतना बताया गया था कि भगत सिंह कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। वो क्या कार्य था, ये ना दुर्गा भाभी जानती थी, ना सुशीला दीदी। सुशीला दीदी ने अपनी अंगुली काटकर भगत सिंह के मस्तक पर रक्त तिलक किया था। रक्त का टीका करने की उनके जीवन में कई और घटनाएं भी आती हैं। लाहौर में नौजवान भारत सभा के बैनर तले भगत सिंह अमर बलिदानी करतार सिंह सराभा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम कर रहे थे। करतार सिंह सराभा का एक बड़ा सा चित्र सफेद खद्दर के कपड़े से ढका हुआ था। ये बात पहले की है, कुछ और 2 साल पहले की। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी ने दोनों ने
अपनी उंगली काटकर उस खद्दर के टुकड़े पर रक्त से अभिषेक किया था। सुशीला दीदी का एक साहसिक कार्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये था कि 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी के नीचे हुए विस्फोट में उनकी भी भूमिका थी। भगवती चरण वोहरा के कहने पर सुशीला दीदी महंगी विदेशी साड़ी पहनकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी वायसराय की स्पेशल रेलगाड़ी को देखने गई और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से विनती की कि मैं यह सुंदर रेलगाड़ी देखना चाहती हूं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एक संभ्रांत परिवार की अमीर महिला समझकर अनुमति दे दी। सुशीला दीदी ने ट्रेन को अच्छे से देखा और जान लिया कि किस बॉगी में वायसराय बैठते हैं। वापस जाकर उन्होंने भगवती चरण वोहरा को इसके बारे में जानकारी दे दी। मई जून 1930 में भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना बनी। लाहौर सेंट्रल जेल में वे कैद थे। उस योजना में सुशीला दीदी भी शामिल थी। लाहौर में भावलपुर रोड पर एक बंगला किराए पर लिया गया था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, धनवंतरी, मदन गोपाल, छैल बिहारी, विश्वनाथ वैशंपायन, सुखदेव राज, टहल सिंह, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी रह रही थी। उन्हीं दिनों 28 मई 1930 को रावी के जंगलों में बम का परीक्षण करते हुए क्रांतिवीर भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए थे। कितनी बड़ी चोट लगी थी। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी वो वही हैं और इतना भारी आघात सहकर भी उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की उस कोशिश को छोड़ा नहीं था। 1 जून 1930 को जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चलने लगे तो सुशीला दीदी ने फिर से अपनी उंगली काटकर सभी को रक्त का तिलक किया था, क्योंकि बड़ा खतरा था। आगे लड़ते हुए भगत सिंह को छुड़ा कर लाना था। वो योजना सफल नहीं हो सकी थी क्योंकि भगत सिंह जेल से भागने को तैयार नहीं थे। वे स्वयं को मिटाकर देश को जगाना चाहते थे। सुशीला दीदी के माध्यम से भगत सिंह जेल से बाहर पत्र भी भिजवाया करते थे। दोस्तों, सुशीला दीदी की बहन सत्यवती की शादी मेरठ के एक प्रसिद्ध वकील चौधरी विजयपाल सिंह के साथ हुई थी, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। काकोरी केस में उन्होंने बड़ी रुचि ली थी और उनकी प्रेरणा से कई युवा क्रांतिकारी पार्टी से भी जुड़े, जिनमें राजेंद्र पाल सिंह वारियर भी थे, जो विजयपाल सिंह के रिश्तेदार भी थे। राजेंद्र पाल सिंह वारियर लिखते हैं, मैंने चौधरी साहब की धर्म पत्नी सत्यवती से प्रार्थना की कि भाई साहब से कहकर हमको किसी अच्छे क्रांतिकारी से मिला दें। भाभी जी ने बड़ी शान से उत्तर दिया, मेरी तो बहन सुशीला दीदी स्वयं क्रांतिकारी हैं। जब वह किसी दिन आएंगी तो आपको हॉस्टल से बुलवाकर मिलवा दूंगी। मेरी मंशा को पूरी होने में देर नहीं लगी। एक दिन सुशीला दीदी और भगत सिंह चौधरी साहब के घर आ गए। भाभी ने मुझे हॉस्टल से बुलवाकर उनसे मुलाकात करवा दी। भगत सिंह शाम के समय मेरे साथ कॉलेज हॉस्टल के मैदान में गए और कई घंटे तक मुझसे बातचीत करते रहे। तो राजेंद्र पाल सिंह वारियर को क्रांतिकारी बनाने में सुशीला दीदी की भी भूमिका रही। दोस्तों, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई तो चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को दिल्ली में गांधी जी के पास भेजा था कि उनसे बात करें कि इन तीनों की फांसी को माफ करवा दें। उन दिनों गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता वार्ता चल रही थी। सुशीला दीदी की वर्ष 1929 में जालंधर में कांग्रेस की लीडर शन्नो देवी के घर पर श्यामजी मोहन से भेंट हुई, जो क्रांतिकारी संपूर्ण सिंह टंडन के सहयोगी थे, जो दिल्ली के रामजस कॉलेज में पढ़ाते थे। अपनी फरारी के दिनों में सुशीला दीदी श्यामजी मोहन के घर पर भी रहीं। आगे चलकर 1 जनवरी 1933 को उनकी शादी श्यामजी मोहन से हुई। सुशीला दीदी ने आगे चलकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, जेल भी गईं। एक अनाथ बच्चे को गोद भी ले लिया था। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में कांग्रेस में सुशीला दीदी बहुत सक्रिय रहीं, बल्कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं।
लड़कियों के लिए मदन मोहन स्किल इंस्टीट्यूट भी चलाया। वो एमसीडी में ऑल्डरमैन भी बनी। 13 जनवरी 1963 को उनका देहांत हुआ। पुरानी दिल्ली में खारी बावली के निकट एक सड़क का नाम सुशीला मोहन मार्ग रखा गया उनकी स्मृति में। एक पार्क भी है, सुशीला मोहन पार्क, वहीं बल्ली महारान के पास पार्क है, शायद ठीक से मेंटेन्ड भी है, वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। पर उन घूमने वालों में से कितनों को पता है कि ये सुशीला मोहन कौन थी, कितना योगदान था उनका इस देश की आज़ादी के संघर्ष में, ये कहना कठिन है। आज के लिए इतना ही। माँ भारती की उस तपस्विनी बेटी को हमारी श्रद्धांजलि। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।